आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हम लोग देख रहे थे इंडिकेटर। इंडिकेटर्स में हमने दो मेन इंडिकेटर देखा था, एक था फेनोप्थिलीन, दूसरा था मिथाइल ऑरेंज। फेनोप्थिलीन का जो कलर है वो कलरलेस से पिंक होता था और CTR था उसका 8.3 से लेके लगभग 10 तक, और मिथाइल ऑरेंज का जो CTR था वो 3.1 से लेके 4.4 तक था और उसका कलर जो है पिंक से येलो होता था। बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं कि इन सारे इंडिकेटर्स को वास्तव में हम क्यों यूज़ कर लेते हैं, क्या ये सही में कलर चेंज भी करता है या नहीं करता है, क्या हर रिएक्शन में कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो या सबको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इन सभी को स्टडी करेंगे हम आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, स्टार्ट का लिखना, टाइट्रेशन ऑफ HCl विथ NaOH सोल्यूशन, है ना। HCl का टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ। मान लीजिए कि ये कंटेनर में आपका HCl रखा हुआ है, ऐसे HCl है और HCl जो है वो 50 ml है और उसका कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है, और इस सोल्यूशन में आप बाहर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका कंसनट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो एक बात बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम बाहर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो, जिस समय पूरे 50 ml बाहर से ऐड करोगे, पूरे 50 ml, क्योंकि ये भी 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है, तो जिस समय तुम पूरे 50 ml ऊपर से ऐड करोगे, ये दोनों आपस में पूरी तरह से रिएक्शन कर जाएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि 50 ml के अराउंड, यानी कि 50 ml के पहले का कलर और 50 ml के बाद का कलर डिफरेंट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि 50 ml के पहले का कलर कुछ और होगा, बाद का कलर कुछ और होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विवेलेंट पॉइंट इसका आएगा उस समय हमारा इंडिकेटर कलर जो है चेंज करता है। ठीक है, तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो एक काम करो, जब हमको ये पता है कि 50वें ml पर रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो हम 3 केस लेते हैं और तीनों केस में हम कलर देखेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं जब आपने NaOH को बाहर से ऐड किया है 49 ml। दूसरा केस लेंगे जब 50 ml ऐड किया है। तीसरा लेंगे जब 51 ml ऐड किया है। तो जब आपने 49 ml लिया है तो रिएक्शन करा दो, NaOH प्लस HCl बराबर बनेगा सोडियम क्लोराइड जोड़ H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड 49 ml है, इसका कंसनट्रेशन है 0.1 मोलर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4.9 और ये हो जाएगा मिलीमोल। जब तुम मोलैरिटी को मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलीमोल आता है। उसी प्रकार से HCl में भी करोगे तो HCl का ही 50 ml है, कंसनट्रेशन है 0.1 मोलर, ये भी आ गया 5 मिलीमोल, और उस समय ये नहीं है, वाटर तो मीडियम ही है। कुछ देर के बाद देखो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया और 5 में से 4.9 जाएगा तो ये बचेगा 0.1 मिलीमोल। ठीक है, ये बनेगा कितना, 4.9 मिलीमोल, और ये तो वाटर ही है। तो देखिए तो सोल्यूशन में हुआ क्या, NaCl बना है, लेकिन NaCl तो न्यूट्रल होता है, उसके आने से सोल्यूशन के pH पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सोल्यूशन में HCl बचा हुआ है, और HCl कितना बचा है, अगर HCl का हम कंसनट्रेशन निकाले तो वही कंसनट्रेशन H+ का कंसनट्रेशन होगा, और कंसनट्रेशन बराबर होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। चाहे तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर नीचे में मिलीलीटर लोगे तो ऊपर में मिलीमोल आएगा, तो इसका मिलीमोल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल कितना हो चुका, 49 ml आपने बाहर से ऐड किया है और 50 ml पहले से था, दोनों को अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 99। ठीक है, तो ये हो गया 0.1/99। इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो, 99 को अगर अप्रॉक्सीमेटली 100 कर दो तो ये आ जाएगा 10⁻³ मोलर, और ये 10⁻³ मोलर हो गया, तो इसका pH जो है वो 3 के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब 50 ml के जस्ट पहले 49वें ml पे सॉल्यूशन का जो pH है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अब देखो दूसरा केस हम ले रहे हैं, इसको पहला कर देते हैं। सेकंड केस हम ले रहे हैं कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ NaOH 50 ml ऐड किए हो, अगर पूरे 50 ml ऐड करोगे और ये दोनों जब रिएक्शन करेगा और बनाएगा NaCl और H2O, तो देखो क्या होगा, ये भी हो गया 5 मिलीमोल, 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलीमोल, ये भी कितना आ गया 5 मिलीमोल, ये दोनों खत्म हो गया और ये बना 5 मिलीमोल। तो देखिए तो सोल्यूशन में रहा क्या, NaOH खत्म हो चुका है, HCl भी खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया, और केवल NaCl बचा है। केवल NaCl का सोल्यूशन है, यानी कि एक न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो ये सोल्यूशन
फिलहाल न्यूट्रल होगा, और अगर न्यूट्रल है तो 25 डिग्री सी पे इसका पीएच जो है वो 7 के बराबर आएगा। ठीक है, सेकंड भी हो गया। अब आते हैं थर्ड केस में। देखो थर्ड में NaOH का वॉल्यूम सपोज करो हमने ऐड किया 51 ml। कितना ऐड किया? 51 ml। अगर हमने 51 ml ऐड किया, रिएक्शन करा दो फिर से, NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O, तो ये हो जाएगा 5.1 मिलीमोल। 51 ml और कंसंट्रेशन था NaOH का 0.1 मोलर, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5.1 मिलीमोल। HCl कितना है? HCl तो वही है 5 मिलीमोल, बाहर से ऐड कर नहीं रहे जो पहले से था। ये खत्म हो गया पूरा, तो ये बचेगा कितना? 0.1 मिलीमोल बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब सोल्यूशन में NaCl बना कितना? 5 मिलीमोल, और ये मीडियम है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सोल्यूशन में NaOH बच गया। अगर NaOH बचा, अगर हमारा NaOH बचा तो सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लो, आएगा 0.1 मिलीमोल डिवाइडेड बाई 51 ये, और 50 पहले से था, यानी 101। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ ही आ गया, लगभग में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे POH बराबर, तो POH निकालोगे तो 3 आ जाएगा, और अगर PS निकालोगे तो 14 में से 3 गया तो 11 आ गया। तो देखो तो बच्चों क्या हुआ, 50 ml के जस्ट पहले pH कितना है? 3, और 50 ml के जस्ट बाद 51 ml पे pH कितना है? 11 के बराबर। कहने का मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट जो कि 50 ml पे आया, उसके अराउंड pH 3 से 11 गया है, यानी बहुत तेज़ी से जंप किया है। अब याद करो, फेनोप्थिलीन जो था PHH, उसका CTR कैसे था? 8.3 था, यहाँ पे 10 था, ये हो गया था CTR, और यहाँ पिंक आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था कलरलेस। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का भी CTR क्या था? 3.1 था, 4.4 था, रेंज इसका 3.1 से पहले कलर दिखाता था पिंक, और अगर सोल्यूशन का pH 4.4 से ज़्यादा है तो कलर आता था येलो। सही है बच्चों? अब देखो तो हमारा जो सोल्यूशन है 49 ml पे उसका pH कितना है? 3 के बराबर। 49 ml पे उसका pH है 3 के बराबर। सही है, 49 ml पे pH है 3 के बराबर, तो अगर तुम फेनोप्थिलीन अगर लेते हो तो सोल्यूशन का कलर कलरलेस होगा, 8.3 से पहले कलरलेस है। 50वें ml पे pH हो गया 7, pH अगर 7 है तो भी कलरलेस ही है, 8.3 से पहले ही है pH, यानी कलरलेस है। लेकिन जैसे ही 51वां ml का ड्रॉप आया, जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आया 51 ml का, इसका pH बढ़कर हो गया 11 के बराबर। जैसे ही pH इसका 11 के बराबर हुआ, तुरंत इसका कलर पिंक हो जाएगा, 10 से 11 हुआ पिंक हो जाएगा। कहने का मतलब 50 से 51 ml का वॉल्यूम ऐड होते ही इसका pH 7 से सीधे जंप करके 11 पे चला गया। इससे ये पता चला कि इक्विवेलेंट पॉइंट जो होता है उसके अराउंड pH ड्रेस्टिकली चेंज करता है, तेज़ी से चेंज करता है। MUH का चेक कर लो, है ना। कहने का मतलब फेनोप्थिलीन हमारा कलर चेंज कर लिया, यानी कि इस टाइट्रेशन में फेनोप्थिलीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक सूटेबल इंडिकेटर होगा। देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता है कि नहीं करता है। वह इंडिकेटर जो कलर चेंज ना करे, 50 ml के पहले 50 ml के बाद, जिसका कलर कुछ और हो, वो यहाँ पे सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा। तो मिथाइल ऑरेंज को अगर तुम देखते हो तो मिथाइल ऑरेंज कितना था? जब pH 3 है तो इसका कलर आ रहा है पिंक, और जब 50 ml पे आ गए तो pH हो गया 7, pH जैसे ही 7 आ गया कलर येलो हो गया, यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट जैसे ही आया 50 ml इसका कलर चेंज कर गया। 7 के बाद देखोगे 11, तो 11 पे भी येलो आ रहा है, यानी कि 50 से पहले इसका कलर था पिंक और 50 के बाद इसका कलर है येलो, यानी इक्विवेलेंट पॉइंट के अराउंड ये भी अपना कलर चेंज कर रहा है। इट मीन्स कि इस टाइट्रेशन में हम मिथाइल ऑरेंज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या आया कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज भी इस्तेमाल हो सकता है और फेनोप्थिलीन भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट्स अभी हम लिखवाएंगे, पहले इसको आप पूरी तरह से नोट कर लो। नोट कर लिया होगा बच्चों। अब देखो ये लिखो, पहला पॉइंट लिखो, pH चेंजेस ड्रेस्टिकली अराउंड इक्विवेलेंट पॉइंट। अभी हमने देखा इक्विवेलेंट पॉइंट के पहले था pH 3 और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद जो pH आया वो 11 आ गया था, यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट के अराउंड pH जो है बहुत खतरनाक तरीके से चेंज करता है, ड्रेस्टिकली चेंज करता है। अगर मान लो तुम इसका ग्राफ बनाओ, पीछे जो हमने टाइट्रेशन देखा था उसी टाइट्रेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ऊपर से तुम किसको ऐड कर रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को। NaOH को ऐड किए
तो पीएच जो है सोल्यूशन का पीएच जो NaOH को बाहर से ऐड कर रहे हो, पहले से सोल्यूशन में HCl था, तो पहले से अगर सोल्यूशन में HCl था तो उसका पीएच 7 से बहुत कम होगा। जैसे जैसे NaOH को ऐड करोगे पीएच बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 49 ml पे 3 हुआ था, 50 ml पे 7 हुआ था, और 51 ml जब NaOH का वॉल्यूम था उस समय 11 हो गया था। कहने का मतलब कि हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसे आता है, ऐसे गया, और इक्विवेलेंट पॉइंट आने वाला जैसी है, जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हो हमारा पीएच बढ़ रहा है, इस एक्सिस पे पीएच है, पीएच बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट के अराउंड आने लगा तो ग्राफ हमारा स्टीप होते जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से ग्राफ सीधे ऐसे खड़ा हो जाएगा, और इसके बाद फिर ग्राफ ऐसे हो जाएगा उसके बाद कुछ इस तरह से, है ना। ये वाला जो पॉइंट है मान लो 7 है, ये वाला जो पॉइंट है मान लो 11 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो 3 है। तो ये कितना ml हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 ml, सॉरी 50 नहीं, ये आ गया था 49 ml, ये वॉल्यूम आया था 50 ml, और ये वाला वॉल्यूम आया था 51 ml। कुछ ऐसा ग्राफ आया। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आया वहाँ पे ग्राफ बिल्कुल स्टीप हो गया, बिल्कुल, है ना, उसका स्लोप जो है ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो गया, बिल्कुल वर्टिकल ग्राफ हो गया, क्योंकि पीएच बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पीएच बहुत तेज़ी से चेंज हुआ। ठीक है, तो जब भी ऐसा ग्राफ आता है एग्जाम में तुम देखना कि ग्राफ स्टीप कहाँ पे है, जहाँ पे ग्राफ स्टीप होगा इक्विवेलेंट पॉइंट वहीं पे आएगा। स्टीप का मतलब बिल्कुल खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, ये जो ग्राफ आया है ये तुम्हारा अभी जो हम एग्जांपल कराएं HCl में ऐड कर रहे थे NaOH उसका आया था। अगर उसी रिएक्शन को मान लो उल्टा कराते, तुम NaOH को नीचे रखते और HCl को ऊपर से ऐड करते, तो पहले से अगर NaOH था तो पीएच हाई होता, यानी फिर ग्राफ उल्टा हो जाता। शुरू में पीएच हाई होता, धीरे धीरे घटता, जैसे जैसे 50वां ml आता ग्राफ जो है बिल्कुल अचानक से सडनली डिक्रीज करता, एकदम ऐसे खड़ा हो जाता, और उसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता, यानी कुछ ऐसे ग्राफ आता, इस तरह से ग्राफ आता, ऊपर से शुरू होता फिर ऐसे नीचे आता। मान लो किसी दूसरे एसिड बेस का कर रहे हो तो उसके हिसाब से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अभी जो एग्जांपल कराएं उसी के बगल में नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पीएच जो है वो इक्विवेलेंट पॉइंट के अराउंड बहुत ही तेज़ी से चेंज करता है। हो गया ये दूसरा पॉइंट, द पॉइंट वेयर इंडिकेटर चेंजेज इट्स कलर, जहाँ पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करे उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। समझे बच्चों, जिस पॉइंट पे इंडिकेटर हमारा कलर चेंज करता है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एंड पॉइंट का। ठीक है, और सूटेबल इंडिकेटर वो होता है जिसका एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट दोनों सेम हो जाए लगभग में। ठीक है, मान लो कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया लेकिन अपना इंडिकेटर कलर चेंज ही नहीं किया, कलर चेंज कर रहा है कहीं और पे जाके, तो कलर अगर कहीं और पे जाके चेंज किया तो उसका एंड पॉइंट कहीं और आएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों रीएजेंट का इक्विवेलेंट बिल्कुल इक्वल हो गया। एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कलर चेंज हुआ। अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, तो हमारा इंडिकेटर जो है वो अपने एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करके कलर को जैसी वो चेंज किया, यानी कि अपने एंड पॉइंट को वो शो कर रहा है, तो अपने एंड पॉइंट को शो करके उसने इक्विवेलेंट पॉइंट भी शो कर दिया। तो वो इंडिकेटर जो होता है उस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर होता है। जैसे कि हमने अभी एक केस देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में बोथ फेनोथिलीन और मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड। अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, फेनोथिलीन को भी, मिथाइल ऑरेंज को भी। इतना ही नहीं बच्चों, कल जो हम टेबल लिखवाए थे उस टेबल में थाइमोल ब्लू को छोड़कर, थाइमोल ब्लू का जो पीएच रेंज था, जो CTR था, वो बहुत ही नीचे था, बस उसी का एक कलर इसमें चेंज नहीं हो रहा है। थाइमोल ब्लू को छोड़कर बाकी सारा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में जनरली सारा इंडिकेटर इस्तेमाल हो जाता है, मोस्टली सारा इंडिकेटर जिसका CTR मिड रेंज में है ना, वो इस्तेमाल हो जाता है। देखो इसी में आगे मोस्ट ऑफ दी इंडिकेटर्स, मोस्ट लिख रहे हैं, ऑल नहीं लिख रहे हैं, है ना, मैक्सिमम, थाइमोल ब्लू को छोड़ के मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सही है बच्चों, ठीक है, नोट करते जाना है सारा। देखो, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो गया। अगर मान लो तुम टाइट्रेशन कराते हो इन टाइट्रेशन ऑफ
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद करिए बच्चों, आप लोगों को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराओगे तो जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट किसका सॉल्ट होगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ऐसा सॉल्ट जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि एसिड हमारा वीक है और बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट विल फॉर्म। बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। अगर बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा तो सॉल्यूशन का पीएच इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या आएगा? पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंट पॉइंट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विवेलेंट पॉइंट विल बी मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होगा। जो हमारा सॉल्यूशन है उसका इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो तुम इस वाले टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज होता है 3.1 से 4.4। 3.1 से 4.4 पूरा का पूरा नीचे ही चला गया। तो जब 7 से ज़्यादा इक्विवेलेंट पॉइंट है तो इक्विवेलेंट पॉइंट के पहले 7 से कम आएगा और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद 7 से ज़्यादा आएगा पीएच। तो ऐसे केस में तुम उस इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके सीटीआर में हमारा ये इक्विवेलेंट पॉइंट का पीएच नहीं आया, उसको तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसको इस्तेमाल करोगे? तो सूटेबल इंडिकेटर, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़कर, इसमें तो हमारा पीएच में जो जंप आया था 3 से 11 बहुत बड़ा जंप आया था, इतना बड़ा जंप आया था कि सारा इंडिकेटर इस्तेमाल हो गया। लेकिन जब भी दोनों में से कोई एक वीक होगा, या तो एसिड वीक हो चाहे बेस वीक हो, तो वैसे केस में तुम सारा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीएच में इतना बड़ा जंप नहीं आता, छोटा जंप आता है। तो अगर पीएच में छोटा जंप आएगा तो तुम उस इंडिकेटर को चुनना, समझना ध्यान से, तो तुम उस इंडिकेटर को चुनना जिस इंडिकेटर के सीटीआर में इक्विवेलेंट पॉइंट का पीएच आ जाए। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट का पीएच कितना है? 7 से ज़्यादा है। तो बताओ वह कौन सा ऐसा इंडिकेटर होता है जिसका सीटीआर 7 के ऊपर के रेंज में होता है? तो तुम्हारा आंसर होगा फेनोप्थिलीन। यानी कि इस इंडिकेटर में तुम फेनोप्थिलीन को तो इस्तेमाल कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर से बता देते हैं, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराए तो पीएच 7 से ज़्यादा आया, तो हम वैसा इंडिकेटर चुनेंगे जिसका सीटीआर जो है वो 7 के ऊपर है। तो 7 के ऊपर किसका सीटीआर है? फेनोप्थिलीन का है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेनोप्थिलीन विल बी ए सूटेबल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। तुमसे एग्जाम में अगर पूछेगा कि CH3COONA का सॉल्यूशन बनाया गया टाइट्रेशन करा के, किसका बनाया गया? CH3COONA का, CH3COONA का, सोडियम एसीटेट का। तो सोडियम एसीटेट किससे बना है? CH3COOH और NaOH से, यानी कि वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो तुमसे पूछेगा कि इसके बनने में जब इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा तो किस इंडिकेटर को हम इस्तेमाल करें कि इंडिकेटर ये इक्विवेलेंट पॉइंट हम लोगों को पता चल जाए। तो तुम्हारा आंसर होगा फेनोप्थिलीन। रीज़न, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है, सोडियम का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, CH3CO- का होगा, और CH3CO- एक वीक बेस है। क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा सीटीआर किसका होता है? फेनोप्थिलीन का। तो तुम बोलोगे जब ये सॉल्ट बन रहा होगा तो तुम्हारे लिए सूटेबल इंडिकेटर फेनोप्थिलीन होगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इतना। अगला पॉइंट लिखिए, इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन करा रहे हो, जैसे मान लो HCl और अमोनिया का करा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा? सॉल्ट बनेगा NH4Cl, और NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है। रीज़न, एसिड यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम लिखेंगे एसिडिक सॉल्ट विल फॉर्म, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, पीएच एट इक्विवेलेंट पॉइंट विल बी लेस देन 7। इक्विवेलेंट पॉइंट का जो पीएच होगा 7 से कम होगा, और अगर 7 से कम होगा तो यहाँ पे सूटेबल इंडिकेटर कौन आ जाएगा? सूटेबल इंडिकेटर
विल बी मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे सूटेबल इंडिकेटर होगा। यहाँ पे आप फेनोल्फथालीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। PHH कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, लास्ट, इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखो वीक एसिड और वीक बेस में क्या होता है, तो वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन में कैसा भी सॉल्ट बन सकता है, एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वीक एसिड का K और वीक बेस के Kb में कौन बड़ा है। अगर K बड़ा होगा Kb से तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर Kb बड़ा होगा Ka से तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि वीक एसिड और वीक बेस का जब टाइट्रेशन कराते हो तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो pH ड्रास्टिकली चेंज कर रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों वीक है तो pH धीरे 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 चेंज करता है। और अगर pH धीरे धीरे चेंज करेगा तो इंडिकेटर जो है अपना कलर भी अचानक से चेंज नहीं कर पाएगा। और अगर इंडिकेटर अपना कलर अचानक से चेंज नहीं कर पाया, ग्रेजुअली चेंज किया, तो तुमको कभी भी एंड पॉइंट मिलने वाला नहीं है। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कलर कहाँ पे चेंज किया। वो धीरे धीरे चेंज होते होते कब चेंज हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, है ना। कलर अचानक से चेंज होता है तब हमें पता चलता है। उस किसी ड्रॉप पे, पार्टिकुलर ड्रॉप पे कलर अचानक से चेंज होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस pH changes gradually around इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट के अराउंड जो pH है वो ग्रेजुअली चेंज करता है। नो इंडिकेटर विल बी सूटेबल इंडिकेटर। कोई भी इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में जनरली ऐड कर देना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है K और Kb में तो हो सकता है कि हमारा pH जो है वो ड्रास्टिकली भी चेंज कर जाए। लेकिन मोस्टली केसेस में, है ना, वो चेंज नहीं करता है, अचानक से ग्रेजुअली चेंज करता है। और अगर ग्रेजुअली चेंज करे चाहे अचानक चेंज करे, ऐसे भी तुम कमेंट नहीं कर सकते। तुम डेटा देखकर ही कमेंट कर पाओगे कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपली अगर तुमसे पूछेगा कि कौन सा इस्तेमाल करना है तो तुम बोलोगे कि कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सही है बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है, नोट कर लो इसको भी। एक और बात, अगर मान लो एग्जाम्पल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मान लो वीक एसिड और वीक बेस का सवाल दे दिया और उसमें एग्जाम्पल में नो इंडिकेटर वाला कोई ऑप्शन है ही, नन ऑफ दिस नहीं है, तो वैसे केस में तुम फिनॉल रेड को लिखना। क्यों? क्योंकि फिनॉल रेड का जो pH था वो 7 के अराउंड, CTR जो था वो 7 के अराउंड था, है ना, 6.8 से 8.4 के लगभग में था। टेबल में देख लेना, CTR का जो पहला वैल्यू था वो 7 के ऊपर पहले था और दूसरा वैल्यू जो था वो 7 के बाद था। ठीक है, तो ऐसे तो कायदे से इसमें कोई भी इंडिकेटर तुम सूटेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन किसी पार्टिकुलर केस में अगर इस्तेमाल करना भी रहा तो तुम फिनॉल रेड को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो, इफ़ नन ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है देन फिनॉल रेड कैन बी यूज्ड। वैसे केस में हम फिनॉल रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चारों केस हो गया। एक और पॉइंट लिख लेना लास्ट में कि कौन सा इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर होता है। उसके लिए वैसे बता चुके हैं, लिख लो, सूटेबल इंडिकेटर इज दैट इंडिकेटर। सूटेबल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जिसका CTR के बीच में, है ना, उस CTR contains, जिसके CTR के बीच में इक्विवेलेंट पॉइंट का pH आ जाए, उस CTR contains pH वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, तो तुमको इंडिकेटर पहचानना आ गया किसी भी टाइट्रेशन में। अगर रफली सवाल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल का सवाल नहीं है, सिंपली दिया हुआ है कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल होगा जनरली, थाइमोल ग्रुप को छोड़ के। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो इसमें कौन डोमिनेट करेगा? एसिड।
यानी पीए 7 से कम है, और अगर पीए 7 से कम है तो वो इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर होगा जिसका सीटीआर में पीएच आ जाए, तो सीटीआर भी 7 से कम होना चाहिए, इसका मतलब कि मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होगा। अगर मान लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया तो पीएच इसका 7 से ज्यादा होगा, यानी फेनोल्फथालीन इस्तेमाल होगा। और वीक एसिड वीक बेस में कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि पीएच जो है वो धीरे धीरे चेंज करता है। लेकिन ऐसा अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली मेडिकल के सवाल में ऐसा होगा, तो वहां पे तुम फिनॉल रेड को मारोगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लो सारा। अगला हेडिंग देना, टाइट्रेशन ऑफ CH3COOH विथ NaOH सोल्यूशन। देखो सपोज करो हमने नीचे सोल्यूशन में CH3COOH को ले लिया। CH3COOH जो है वो 50 ml है और इसका कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है, और बाहर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हो जिसका कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है। हमें ये देखना है कि जैसे जैसे तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे वैसे वैसे सोल्यूशन का पीएच किस तरीके से चेंज करेगा, और जो भी हमने पहले पढ़ा है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, बफर सोल्यूशन हो गया, वीक एसिड वीक बेस का केस हो गया, उनमें से कौन कौन सा केस आता है। तो हम करेंगे क्या कि जैसे तुम ये 50 ml ऐड करोगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, तो हम 50 ml ऐड करेंगे, 50 से कम ऐड करेंगे, 50 से ज़्यादा ऐड करेंगे, और हर केस को स्टडी करेंगे कि उसमें कौन सा केस जनरेट होकर आता है। ठीक है, तुम नोटिस करोगे कि डेटा के चेंज होने से सवाल का पूरा नेचर ही बदल जाएगा। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर NaOH जो है वो तुम 0 ml लेते हो, तो बच्चों अगर 0 ml NaOH लोगे तब तो NaOH ऐड ही नहीं हुआ, तो सीधे सीधे CH3COH का केस होगा, और CH3COH है कितना, 0.1 मोलर CH3COOH का सोल्यूशन है। तो ये सिंपली वीक एसिड का केस हो गया, और वीक एसिड का केस हो गया, सपोज करो कि CH3COH का Ka दिया हुआ है, तो अगर तुमको pH निकालना है तो pH बराबर हो जाएगा हाफ pK माइनस log C। ठीक है बच्चों, हो गया ये। दूसरा देखो, सेकंड में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं 50 ml से कम, लेकिन 0 से ज़्यादा कुछ ऐड कर रहे हैं, लेकिन 50 से कम ऐड कर रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आना है। तो बीच में कुछ भी ले लो, 20 ml ले लो, मान लो 20 ml ले लिए। तो याद करो बफर सोल्यूशन में क्या हुआ था कि अगर वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग से रिएक्शन कराओगे और स्ट्रॉन्ग कम मात्रा में हो तो बफर बनता है। देखते हैं बफर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो रिएक्शन करा दीजिए। CH3COOH का रिएक्शन हमने NaOH से कराया तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O। होगा क्या, शुरू में कितना था, CH3COH 50 गुना 0.1 यानी 5 मिलीमोल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 मिलीमोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 है और 20 ml यानी कि 2 मिलीमोल होगा, उस समय ये 0 है। कुछ देर के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 मिलीमोल आएगा और ये बनेगा 2 मिलीमोल। तो देखो तो बच्चों क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन में कौन कौन है। फाइनल सोल्यूशन में एक तो CH3COOH है 3 मिलीमोल, और दूसरा CH3COONA है। CH3COONA जो है वो कितना है, तो वो 2 मिलीमोल है। ठीक है, तो देखो तो वीक एसिड आया और उसका सॉल्ट आया, यानी कि ये एक बफर सॉल्यूशन होगा। और अगर बफर सॉल्यूशन होगा तो बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग, नीचे में मिलीमोल एसिड का, तो एसिड का कितना आया 3 मिलीमोल, तो नीचे में लिखेंगे 3 और ऊपर में लिखेंगे 2। अगर के दिया हुआ है तो पीके निकल जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डेटा चेंज हुआ तो क्वेश्चन का पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर गया। 20 के बाद 30 भी अगर ले लो, 40 ले लो, 45 ले लो, 46 ले लो, सब में बफर सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर तुम 50 ml लेते हो, पूरे 50 ml, मान लो तीसरा केस जो है उसमें आप ले रहे हो वॉल्यूम NaOH का पूरे 50 ml, तो पूरे 50 ml लोगे तो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा। रिएक्शन करा दो फिर से, CH3COOH प्लस NaOH बराबर CH3COONA प्लस H2O। देखो तो क्या आएगा, CH3COH कितना था 5 मिलीमोल, और NaOH कितना है 50 ml ऐड की हो तो ये भी हो गया 5 मिलीमोल। दोनों पूरी तरह से रिएक्शन करके खत्म हो गया और CH3COONA जो है वो 5 मिलीमोल बन गया। यानी कि हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में CH3COONA है जो कि 5 मिलीमोल है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो चुका है 50 ही है, और 50 पहले से था, यानी 100 ml हो गया। तो इसका कंसनट्रेशन कितना होगा 5/100 बराबर 0.05 मोलर हो जाएगा।
ठीक है, तो देखो तो क्या नोटिस किए, कंसंट्रेशन था ये 0.1 मोलर, ये भी था 0.1 मोलर। ठीक है, जब दोनों पूरी तरह से रिएक्शन कर गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आ गया 0.05 मोलर, आधा हो गया कंसंट्रेशन उसका। इसका रीज़न क्या है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, और दोनों को तुम मिक्स किए 50-50 ml, तो वॉल्यूम डबल हो गया, पहले 50 था 100 हो गया, और अगर वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो जो सॉल्ट बना वो उतना ही मिलीमोल बना जितना हमारा एसिड चाहे बेस है, लेकिन जब कंसंट्रेशन निकाले तो आप 50 से नहीं बल्कि 100 से डिवाइड हो गया, और कंसंट्रेशन अगर इन दोनों का 0.1 था तो वॉल्यूम डबल होने से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सीधे आधा हो गया। जब भी आपको जो रिएक्ट कर रहा है उसका वॉल्यूम दिया रहे, तो जब प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालने में गलती मत करना, है ना, दोनों का वॉल्यूम ऐड करके डिवाइड करना। तुम बोलोगे यहाँ आपने कंसंट्रेशन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन का रेशियो लेते हो चाहे मोल का रेशियो लेते हो तो दोनों में बात बराबर ही है, तो हमने सीधे मोल का रेशियो ही ले लिया। अगर मोल को वॉल्यूम से यहाँ डिवाइड भी करते हैं तो ऊपर नीचे वॉल्यूम से जो डिवीजन होता है वो कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन आ गया 0.05 मोलर। अब CH3COO में सोडियम का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, तो बचा कौन, CH3COO माइनस, बताए थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। और CH3COO माइनस को जब H2O में ऐड करोगे तो ये देगा CH3COOH और साथ में OH माइनस, यानी ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो POH बराबर लिखोगे हाफ PKH माइनस लॉग सी, और PKH क्या हो गया था, PKW माइनस PKA माइनस लॉग सी। ये केस भी तुम्हारा पढ़ा हुआ है। कहने का मतलब अगर 50 ml से कम वॉल्यूम ऐड किए तो देखो बफर सॉल्यूशन का केस आ गया, बस डेटा चेंज हुआ तो, और अगर पूरे 50 ml लिए तो हमारा केस जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके इसको नोट करो, बस एक चौथा केस इसमें देखना है। ठीक है, नोट कर लिए होगे, मिटाते हैं इधर से। तो अगर हम चौथे केस की बात करें, सपोज करो नंबर 4 हम ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ NaOH बराबर 60 ml, 50 ml पे इक्वलेंट पॉइंट आ गया, लेकिन NaOH को तुम और ऐड कर दिए, NaOH को ऐड करना जारी रखे, तो अगर एक 60 ml है तो ये 6 मिलीमोल हो जाएगा, रिएक्शन होगा तो ये खत्म हो गया और ये बच जाएगा इस बार 1 मिलीमोल, और ये बनेगा 5 मिलीमोल। तो देखो तो फाइनल सोल्यूशन में कौन कौन आया, एक तो CH3COO आया, तो Na का तो कुछ होना नहीं है हाइड्रोलिसिस, उसको हटा देते हैं, बचेगा कौन, CH3COO माइनस, दूसरा कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखो तो बच्चों CH3COO माइनस एक वीक बेस हुआ क्योंकि ये सॉल्यूशन में OH माइनस रिलीज करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। ये जो CH3COO माइनस हुआ इसका कंसंट्रेशन अगर निकालोगे तो CH3COO माइनस 5 मिलीमोल है, और वॉल्यूम हो चुका है 60A और 50A। तो अगर टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पे लिख दें तो आएगा 60 + 50 बराबर 110 ml। तो अगर कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस 5/110 मोलर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा 1/110 मोलर। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन आ गया है ना, और ये केस आ गया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के मिक्सचर का। तो याद करो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का मिक्सचर हम लोग पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर। तो वहाँ पे इक्वेशन आया था K बराबर x इंटू C1 + x डिवाइडेड बाई C2 - x, जहाँ पे C2 था वीक का कंसंट्रेशन और C1 था स्ट्रॉन्ग का। लेकिन यहाँ पे दो बेस का मिक्सचर है, तो बेस का मिक्सचर है तो यहाँ पे K नहीं बल्कि K भी आएगा, इक्वेशन यही होगा। K भी क्या होगा, K भी किसका, CH3COO माइनस का, लेकिन इसका K भी तो दिया नहीं है, तो इसको तुम क्या लिखोगे, KW/K लिखोगे, KW/K, K किसका, CH3COOH का, इसका K दिया हुआ है कंजुगेट का, इज इक्वल टू x इंटू C1, ऊपर में स्ट्रॉन्ग आता था तो स्ट्रॉन्ग का कंसंट्रेशन कितना है 1/110 प्लस x डिवाइडेड बाई, और C2 कितना है 5/110 माइनस x। आ गया बच्चों, अब यहाँ से सॉल्व करोगे, KW/K, K होता है CH3COOH का 10⁻⁻5 के रेंज में, डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻14/-5 -9 के रेंज में जाएगा, और ये -9 के रेंज में गया, ये 5/100 है यानी कि लगभग 10⁻⁻2 के रेंज में जा रहा है। तो अच्छा खासा का डिफरेंस है, x यहाँ भी नेगलेक्ट हो जाएगा, x यहाँ भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा x आराम से निकल के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चौथा केस रेयरली ही पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, है ना। दो केसेस में इंपॉर्टेंट था, सेकंड वाला और थर्ड वाला। सेकंड वाला जब तुम इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले की बात करो तो बफर बनता है, और इक्विवेलेंट पॉइंट पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस आ जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो ये पूरा। देखो बच्चों कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला देखो,
पहला में कह रहा है कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ होगा टाइट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर KH2BO3 विथ 0.1 मोलर HCl। दोनों का कंसनट्रेशन सेम है, तो तुम टाइट्रेशन अगर कराओगे तो दोनों रिएक्शन करेगा। KH2BO3 ये रिएक्शन करेगा HCl से और बनाएगा क्या, K और Cl मिलके KCl बनाएगा, जो कि न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है KCl। और साथ में क्या बनेगा, ये H प्लस और H2BO3 ये दोनों मिलके H3BO3 बनाएगा। और H3BO3 जो है ये एक वीक एसिड है। तो रियलिटी में हमको इसी वीक एसिड का pH निकालना है। जो भी इसका pH आएगा वहाँ से हमारा इंडिकेटर डिसाइड होगा। तो एक बात बताओ, एक बोल रहा है टाइट्रेशन कराना है, तो टाइट्रेशन कंप्लीट कब होगा, एंड पॉइंट पे। और एंड पॉइंट कब आएगा, जब अपना इंडिकेटर सूटेबल इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। तो कंसंट्रेशन दे दिया इसका 0.1 मोलर और इसका भी दे दिया 0.1 मोलर, लेकिन रिएक्शन तब कंप्लीट होगा जब दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों का मिलीमोल सेम हो जाए, चाहे इक्विवेलेंट दोनों का सेम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम लेना होगा। ये भी हमने VML लिया, ये भी हमने VML लिया, तभी दोनों का मिलीमोल सेम आने वाला है। तो इसका मिलीमोल हो जाएगा 0.1 इंटू V मिलीमोल, ये भी वही हो जाएगा 0.1 टाइम्स V। उस समय ये दोनों 0 है। कुछ देर के बाद दोनों खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 0.1 V, ये भी बनेगा 0.1 V मिलीमोल। इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, KCl है। बचा H3BO3 जो कि एक वीक एसिड है और इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा, मिलीमोल कितना है 0.1 V डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, V और V 2V हो गया, तो इसको हमने 2V से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 0.05 मोलर। नोटिस किए, यहाँ भी देखो आधा हो गया है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम था, तो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आधा हो गया है। इसको याद रखना, जब भी एग्जाम में दो कंपाउंड का रिएक्शन कराए और कंसंट्रेशन सेम है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका कंसंट्रेशन आधा हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन मोल में होता है, मोलैरिटी में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आ गया 0.05 मोलर। अब देखो 0.05 मोलर H3BO3 का कंसंट्रेशन आ गया और H3BO3 का K दिया हुआ है 10⁻⁻10 के रेंज में, तो डिसोसिएशन नेग्लेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम pH लिख रहे हैं, pH कितना आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट पे। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब जब दोनों पूरी तरह से रिएक्शन करके H3BO3 बनाया, उस समय का pH होगा हाफ pKa माइनस log C, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, वैल्यू पुट कर दो हाफ। pKa कितना आएगा, वहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो 10 माइनस log 7.2 आ जाएगा, माइनस log C log 0.05। इसको अगर सॉल्व करोगे 10 माइनस log 7 होता है 0.84, ये 7.2 है, तो थोड़ा सा बढ़ा दो और क्या 0.84 है ना, 5 कर दो, माइनस log 0.05 यानी 5/100। 5/100 का मतलब 1/20, 1/20 को लिख सकते हो प्लस करके log 20, तो ये हो गया हाफ 10 माइनस 0.845 log 20। log 2 डिजिट है तो 1 कर दिए हम पहले, और उसके बाद 2 का log कितना होता है 301 आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5.22 के अप्रॉक्स आना चाहिए। तो बच्चों मान लो हम लिख देते हैं कि चलो ठीक है आ गया इतना, 5.22 आ गया। देखो तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे pH कितना आया 5.22, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सूटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा। तो सूटेबल इंडिकेटर बताए थे कि वो होता है जिसके CTR के अंदर में pH आ जाए इक्विवेलेंट पॉइंट का। ये pH आया ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट 5.22, तो वह कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसके CTR में 5.22 आ रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज तो होगा नहीं, मिथाइल ऑरेंज का जो रेंज था वो 3.1 से 4.4 था। फेनोल्फथालीन भी नहीं होगा, वो हो जाएगा 8.3 से 10 के लगभग। तो होगा कौन, तो पिछले क्लास में जो टेबल दिखाए थे जाकर तुम देखना, उस टेबल में तुमको एक मिलेगा मिथाइल रेड। मिथाइल रेड जो होता है ना, उसके CTR में हमारा ये 5.22 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो मिथाइल रेड लिख सकते हैं। तो उस टेबल से मिथाइल रेड आ गया, और भी बहुत कुछ हो सकता है, और भी इंडिकेटर होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन था वो तुमको लिखवा दिए। अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा तो तुमको इंडिकेटर रटना नहीं है मिथाइल रेड का, बस रटना मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन का ही है। तुमसे नॉर्मली यहीं तक सवाल पूछेगा, pH तुमसे पूछेगा और यहाँ तक कर दिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो कोई टेबल बना के दे देगा और बोलेगा इस टेबल में से हम किसको इस्तेमाल करें, तुम्हारा आंसर होगा मिथाइल रेड। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए अगला देखते हैं। अगला में कह रहा है कि एट व्हाट pH डज एन इंडिकेटर चेंज कलर इफ इंडिकेटर इज अ वीक एसिड विथ K इंडिकेटर बराबर 4 × 10⁻⁴।
तो पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि अगर मान लो एसिडिक इंडिकेटर है तो उसका जो CTR आया था वो pK-1 से लेके pKa+1 तक आया था, ये हुआ था। इसके पहले कलर 1 आया था, यानी कोई दूसरा कलर, और यहाँ पे कोई दूसरा कलर आएगा। तो अगर आपको इसका CTR निकालना है तो CTR तुम क्या लिखोगे, यही सेम रेंज लिखोगे। तो pKa-1, pKa-1 यानी कितना, पहले pK निकाल लो। pK आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ है, तो 4 माइनस log 4 यानी 4 माइनस 0 log 4 जो होता है 0.602 होता है, तो 0.6 लिख लो, ये हो जाएगा 3.4। तो यहाँ से अगर CTR लिखोगे तो आ गया 2.4 से लेके 4.4 तक। एक बार 1 माइनस करना है, एक बार 1 प्लस करना है, तो ये CTR आया। तो ये CTR अगर आया तो इस इंडिकेटर को तुम किस टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम नोटिस करो 7 के नीचे है इसका, तो 7 के नीचे है तो वो सोल्यूशन तो पक्के से इस्तेमाल होगा जो एसिडिक सोल्यूशन बन जाए एंड पॉइंट पे। यानी पहला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3COH, यहाँ पे देखो CH3COH वीक एसिड है और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फॉर विच वंस ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन वुड द इंडिकेटर विल बी यूजफुल। तो पहले कहा था एट व्हाट pH, तो रेंज हमारा निकल के चला आया pH का। आगे बोल रहा है कि तीनों में से किस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो पहला में है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा तो pH 7 से ज़्यादा आएगा, लेकिन ये पूरा CTR जो है वो 7 से कम है, तो A नहीं हो सकता, B ऑप्शन। HCl और अमोनिया, तो HCl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी इक्विवेलेंट पॉइंट का pH 7 से कम आएगा और हमारा CTR जो है वो भी 7 से कम है, तो B ऑप्शन तो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तुम सारा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जनरली जब भी पूछेगा, जब भी एग्जाम में सवाल आएगा, तुम लिखना जनरली सारा इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी ये इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि इसका pH भले ही 7 होता है लेकिन 7 के पहले का pH और 7 के बाद का pH के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ड्रेस्टिकली चेंज करता है इसका pH। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है ना। इंडिकेटर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सॉलिबिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट किसका, तो एस्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, वैसा सॉल्ट जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, प्रेसिपिटेट करता है, बहुत ही कम हिस्सा उसका सोल्यूशन में जाता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले क्लास में।